सुप्रीम लीडर की मौत की खबर पक्की होने के बाद इंटरिम लीडरशिप काउंसिल को सत्ता संभालनी थी। असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स के 88 मौलवियों को नया सुप्रीम लीडर चुनना था, लेकिन अली खामनेई ने एक क्लेरिकल एस्टैब्लिशमेंट बनाई थी जो दशकों तक पैसे, पावर और खौफ के जाल से बना था। इससे ईरान का हर मौलवी, हर नेता उनकी मुट्ठी में था। अब जब खामनेई ही नहीं रहे हैं तो वो पूरा नेटवर्क ताश के पत्तों की तरह ढह गया है। खामनेई का बनाया पेट्रोनेज नेटवर्क खत्म हो चुका है। उनके बेटे मुस्तफा खामनेई के साथ साथ बड़े बड़े मौलवी जान बचाने की कोशिश में छिप रहे हैं। पैरालाइज्ड सिस्टम उनके हाथों में पहुंच चुकी है, जिनके हाथों में सुलगते शोले हैं, बंदूकें, तोपें, बारूद और सैन्य शक्ति का कंट्रोल है। तो क्या कहें? क्या एक तरह से आईआरजीसी ने खामोशी से तख्ता पलट कर दिया? आईआरजीसी कोई आम फौज नहीं है। 1979 में इसे ईरान के इस्लामिक क्रांति को बचाने के लिए बनाया गया था, लेकिन पिछले 4 दशकों में ये एक स्टेट विद इन द स्टेट यानी कि देश के अंदर एक और देश बन चुकी थी। और 28 फरवरी की रात जब अयतुल्लाह अली खामनेई की मौत हुई, मौलवियों की कमेटी इधर उधर छिपने लगी, तो बिना सुप्रीम कमांडर के आईआरजीसी ने पूरे ईरान का कमांड अपने हाथों में ले लिया। तो सवाल यह है कि किसके फरमान पर आईआरजीसी इस वक्त चल रहा है? पुराने कमांडर के मारे जाने के बाद नए कमांडर इन चीफ अहमद वाहिदी हैं। 2025 में इजरायली हमले में आईआरजीसी के चीफ हुसैन सलामी मारे गए थे और 28 फरवरी 2026 को उनके बाद के चीफ मोहम्मद पाकोर भी इजरायली बमों का शिकार हो गए। लगातार 2 बड़े कमांडरों की मौत के बाद 1 मार्च 2026 को अहमद वाहिदी ने आईआरजीसी की कमान अपने हाथों में ले ली। वाहिदी कोई साधारण अफसर नहीं है। ये वही अफसर हैं जिन्हें इंटरपोल ने 1994 में अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में हुए AMIA यहूदी सेंटर बम धमाके के लिए वांटेड घोषित कर रखा है, जिसमें 85 बेगुनाह लोग मारे गए थे। ये वही वाहिदी हैं जो 2022 में ईरान में हुए महसा अमीनी प्रोटेस्ट के दौरान देश के गृह मंत्री थे और जिन पर आवाम का बेरहमी से खून बहाने का आरोप भी है। अमेरिका और यूरोपियन यूनियन ने इन पर बैन लगा रखे हैं और आज आईआरजीसी की कमान इन्हीं के हाथ में है। वाहिदी ने कमांडर बनने के साथ ही मिलिट्री काउंसिल का गठन किया, जिसमें ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बाघेर गालिबाफ, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के एक सेक्रेटरी मोहम्मद बाघेर जोलगद्र और सुप्रीम लीडर के मिलिट्री एडवाइजर मोहसिन रेजाई शामिल थे। गालिबाफ तेहरान के मेयर रह चुके हैं, आईआरजीसी की एयरफोर्स के कमांडर भी रह चुके हैं और अब वे इस मिलिट्री जुंटा यानी कि सैन्य शासन का राजनीतिक चेहरा बन गए हैं। मोहसिन रेजाई और जोलगद्र पुराने जनरल हैं, यानी अभी ईरान पर जिसकी कमान देखी जा रही है उसमें कोई भी मॉडरेट या नरमपंथी नेता नहीं दिखाई दे रहा। फिलहाल वाहिदी की अगुवाई में मिलिट्री काउंसिल ही इस जंग में फैसले ले रही है। ईरान के चुने हुए प्रेसिडेंट मसूद पजेश्कियन के साथ वॉर में चल रहे इस मुल्क की पूरी सिविलियन सरकार को किनारे कर दिया गया। इसका एक नमूना तब देखने को मिला जब प्रेसिडेंट पजेश्कियन ने इस्लाम खतीब की जगह हुसैन देगान को ईरान का नया इंटेलिजेंस मिनिस्टर बनाने की कोशिश की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अहमद वाहिदी ने बीच में ही आकर प्रेसिडेंट के इस फैसले को सीधा वीटो कर दिया और प्रेसिडेंट की लिस्ट खारिज कर दी। ये साफ दिख रहा है कि युद्ध चलता रहा तो ईरान की इकोनॉमी 3 हफ्तों से 1 महीने के भीतर पूरी तरह तबाह हो जाएगी। सिविलियन सरकार डिप्लोमेसी की कोशिश कर रही है। प्रेसिडेंट पजेश्कियन ने 7 मार्च को एक वीडियो मैसेज जारी करके अरब देशों से माफी मांगी। हालांकि पजेश्कियन के माफी मांगने के कुछ ही घंटों बाद आईआरजीसी ने कुवैत, कतर, बहरीन और सऊदी अरब पर मिसाइलों और ड्रोन से हमला कर दिया।
तो फिर सवाल ये है, क्या फॉरेन पॉलिसी, आंतरिक सुरक्षा और देश के संसाधनों का पूरा कंट्रोल भी क्या आईआरजीसी की उस मिलिट्री काउंसिल के ही हाथ में है? और सवाल ये भी कि नए चुने गए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई हैं कहां? क्या मुस्तफा खामनेई अब एक नकाब पर हैं? क्योंकि अली खामनेई के 56 साल के बेटे मुस्तफा खामनेई कभी भी किसी बड़े सरकारी पद पर नहीं रहे, ना ही उनके पास शिया धर्म की कोई ऊंची डिग्रियां हैं जो एक सुप्रीम लीडर यानी अयातुल्ला की पदवी हासिल करने के लिए बेहद जरूरी है। तो फिर सवाल ये भी उठ रहा है, क्या मुस्तफा खामनेई का सिलेक्शन आईआरजीसी के नए कमांडर अहमद वाहिदी ने दबाव में कराया ताकि एक रबर स्टैंप उनके पास हो? हालांकि अगर ये साजिश है तो इसे अंजाम देना इतना भी आसान नहीं था। अली खामनेई के कुछ पुराने वफादार अब भी सिस्टम में बचे थे जिन्हें ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। इनमें सबसे बड़ा नाम था अली असगर हिजाजी। हिजाजी के मुस्तफा के सुप्रीम लीडर बनने का विरोध किया था। अब हिजाजी कहां है किसी को पता नहीं है। अमेरिका ने मुस्तफा के साथ साथ हिजाजी पर $10 मिलियन का इनाम रखा है। यानी अब आईआरजीसी पर ना तो अली खामनेई के इन सर्कल की टॉप लीडरशिप का कंट्रोल है, ना ही सिविलियन सरकार का कंट्रोल है, और ना ही कोई वफादार बचा है जो उनके रास्ते में आए या उन्हें कुछ भी करने से टोके। और ये आईआरजीसी की कुवत और तेवर में ही नहीं कि वो ईरान की अर्थव्यवस्था, ईरान के लोगों की जरूरतें और ईरान की दुनिया में दूसरे मुल्कों के साथ रिश्तों पर ध्यान रखे। आईआरजीसी के दिलो दिमाग में सिर्फ और सिर्फ वजूद बचाने के लिए लड़ने का जज्बा भरा है। और वो इस जज्बे के साथ उन्हें अंधा होकर लड़ना सिखाता है। और वो तब तक जंग लड़ते रहेंगे जब तक कि दुश्मन को मिटा ना दें या फिर खुद ना मिट जाएं। कुछ ही हफ्तों की जंग में अमेरिका हांफने लगा है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि तेहरान को गिरा देने के बावजूद ईरान की आईआरजीसी में जज्बा बचा हुआ है? इसकी वजह छिपी है उसकी बुनियाद में, उस बीज में जिसे आईआरजीसी ने जन्म लिया है। ईरान को अब एक ऐसी मशीन चला रही है जिसे 47 साल पहले एक खास मकसद के लिए बनाया गया था। एक ऐसी वैचारिक फौज यानी आइडियोलॉजिकल गार्ड जिसे ठीक ऐसे ही दिन के लिए, ऐसे ही खतरे से बचने के लिए तैयार किया गया था। साल 1979 ईरान की सड़कों पर खून और बगावत का उबाल था। शाह का तख्ता पलट हो चुका था और अयातुल्ला रूहुल्लाह खुमैनी देश के नए खुदा बन चुके थे। लेकिन इस नई इस्लामी क्रांति के धर्म गुरुओं के दिलों में एक गहरा खौफ बैठा हुआ था, एक ऐसी पैरानोइया जो उन्हें रातों को सोने नहीं देती थी। उन्हें डर था अपनी ही फौज से, आर्तेश से। ईरान की जो नेशनल मिलिट्री थी, जिसे आर्तेश कहा जाता था, उस पर इस्लामिक शासन को बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। आर्तेश सालों तक शाह की वफादार रही थी। खुमैनी को डर था कि ये प्रोफेशनल फौजी किसी भी रात तख्ता पलट कर सकते हैं और सत्ता वापस छीन सकते हैं। अपने इस्लामिक क्रांति को ईरान की बुनियाद बनाने के लिए खुमैनी को एक नई ताकत की जरूरत थी, एक ऐसी ताकत जो देश के लिए नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ उनके और उनके विचारों के लिए जान दे सके।
5 मई 1979 को अयतुल्ला खुमैनी के आदेश से सिपाह-ए-पासदारान-ए-इनकलाब-ए-इस्लामी नाम की फौज का गठन हुआ, जिसे अंग्रेजी में इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स कहते हैं। ये कोई आम फौज नहीं थी। इसे प्रोफेशनल सैनिकों, जनरलों या मिलिट्री एकेडमी में पढ़े अफसरों ने नहीं बनाया था। इसे कट्टरपंथी एक्टिविस्ट और मुल्लाओं ने बनाया था। अब्बास जमानी उर्फ अबू शरीफ और मोहसिन रेजाई जैसे लोग इसके शुरुआती लीडर थे। इसकी शुरुआत कितनी हिंसक और गैंगस्टर स्टाइल में हुई थी, इसका अंदाजा आप मोहसिन रफीक दोस्त के एक बयान से लगा सकते हैं। 1979 की शुरुआत में जब अलग अलग गुट अपनी अपनी मिलिशिया बना रहे थे, तब रफीक दोस्त ने इन सभी गुटों के लीडरों को एक कमरे में बुलाया, कमरे का दरवाजा अंदर से लॉक किया, अपनी पिस्टल निकाली और सीधे शब्दों में धमकी दी, या तो तुम सब मिलकर एक ही कॉर्प्स यानी कि IRGC में शामिल हो जाओ, वरना मैं तुम सबको और खुद को यही गोली मार दूंगा। बंदूक की नोक पर खौफ के साए में IRGC का आधिकारिक रूप से गठन हुआ। पर इस नई फौज का मकसद क्या था? इनका पहला काम ईरान के बॉर्डर की सुरक्षा करना नहीं था। वो काम आर्तेश के लिए छोड़ दिया गया था। IRGC का इकलौता और सबसे बड़ा काम था इस्लामिक क्रांति और उसकी उपलब्धियों की रक्षा करना। यानी जो भी नई इस्लामिक सत्ता को चुनौती दे, नए सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाए, उसे कुचल कर रख देना, देश के अंदर उठने वाली हर बगावत को खत्म करना, इस्लामी कानूनों को डंडे के जोर पर लागू करवाना और सबसे बड़ी बात, रेगुलर आर्मी के खिलाफ एक वफादार ताकत बनकर खड़े रहना। यहीं से ईरान में एक ड्यूअल मिलिट्री सिस्टम की शुरुआत हुई। एक तरफ पारंपरिक फौज आर्तेश थी, तो दूसरी तरफ विचारधारा को प्रोटेक्ट करने के लिए बनी फौज IRGC। लेकिन 1979 का IRGC और 2026 के IRGC में जमीन आसमान का फर्क है। पर यह बदलाव कैसे हुआ? इसके पीछे ईरान के दूसरे सुप्रीम लीडर अली खामनेई का दिमाग था। पहले सुप्रीम लीडर खुमैनी ने IRGC का इस्तेमाल इस्लामिक क्रांति को बनाए रखने और अपने सर्वाइवल और अंदरूनी दुश्मनों को खत्म करने के लिए किया। लेकिन 1989 में जब अली खामनेई गद्दी पर बैठे, तो उन्होंने इस हथियार को एक ग्लोबल एम्पायर में बदल दिया। खामनेई जानते थे कि उनकी धार्मिक हैसियत खुमैनी जितनी बड़ी नहीं है। उन्हें सत्ता में बने रहने के लिए IRGC की बंदूकों की जरूरत थी, और इसके बदले में खामनेई ने IRGC को वो चीज दी जिसने उन्हें कंट्रोल देना शुरू कर दिया। खामनेई ने IRGC को प्राइवेट सेक्टर और देश के बिजनेस में घुसने की छूट दे दी। अब IRGC को सरकारी बजट नहीं देखना था, उनका अपना बैंक, अपनी कमाई थी। खामनेई ने IRGC को विस्तारवाद का चस्का लगाया। इसकी एलीट विंग कुद्स फोर्स को बेतहाशा ताकत दी गई। कुद्स फोर्स ने इस्लामिक क्रांति को एक्सपोर्ट करना शुरू किया। उन्होंने लेबनान में हिजबुल्लाह, यमन में हुथी, इराक और सीरिया में शिया मिलिशिया का एक पूरा नेटवर्क खड़ा कर दिया, यानी एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस बनाया। इस दौरान एक और बहुत बड़ा और खौफनाक बदलाव हुआ। एक टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट हुआ। ईरान पर पश्चिम देशों के कड़े सैंक्शंस लगे हुए थे। उनकी रेगुलर आर्मी आर्च के पास कोई मॉडर्न एयरफोर्स नहीं थी। खामनेई ने आर्टिश को अपग्रेड ना करके IRGC को मजबूत किया। IRGC ने अपना एरोस्पेस फोर्स बनाई, बैलिस्टिक मिसाइल और घातक ड्रोन्स का जखीरा तैयार करना शुरू कर दिया। और देखते ही देखते IRGC के पास पश्चिम एशिया का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक मिसाइल आर्सेनल बन गया। ईरान के सबसे संवेदनशील और रणनीतिक हथियार अब आर्तेश के पास नहीं, बल्कि IRGC के कंट्रोल में थे। दशकों तक IRGC ने एक सिस्टमैटिक तरीके से आर्तेश के बजट, उनकी अहमियत और उनके प्रभाव को दीमक की तरह चाट कर खत्म कर दिया। एक वक्त हुआ करता था
जब आर्तेश ईरान का इकलौता रक्षक हुआ करता था, लेकिन अब उसकी हैसियत IRGC के सामने कुछ भी नहीं बची थी। इसके बाद IRGC ने ईरान के राजनीतिक सिस्टम में घुसना शुरू किया। आज IRGC के पूर्व कमांडर सिविलियन सरकार में मौजूद हैं। मोहम्मद बघेर गालिबाफ IRGC की एयरफोर्स के कमांडर थे। खत्म अल अंबिया को संभाल रहे थे। अभी ईरान की संसद के स्पीकर हैं। रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय और यहां तक कि लोकल गवर्नेंस भी IRGC के पुराने अफसरों से भरा हुआ है। यही वो बैकग्राउंड है जिसकी वजह से आज बिना चीफ कमांडर के भी IRGC पूरे देश को चलाने का मादा रखती है। उनके कंट्रोल में ईरान की सैन्य ताकत है। ईरान के संसाधनों से लेकर ईरान के खजाने तक उन्हीं का कंट्रोल है और राजनीतिक पकड़ के साथ ही उनकी फोर्स ईरानी लोगों के बीच में यानी कि आवाम की ताकत भी IRGC के ही पास है। और यही वजह है कि ईरान अमेरिका जैसी महाशक्ति को भी हफ्तों से पानी पिला रहा है। ईरान की बागडोर अब IRGC के हाथ में है। वो सेना जो कुछ भी हो जाए लेकिन झुकेगी नहीं। दूसरी तरफ है अमेरिका और इजराइल ईरान में सत्ता परिवर्तन करने का ये बेहतरीन मौका छोड़ना नहीं चाहता। और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध छेड़ तो दिया, पर वो ना इसे छोड़ पा रहे हैं और ना ही खत्म कर पा रहे हैं। इस कॉम्बिनेशन को देखकर ये तो साफ है कि ये जंग अब अंधी, बेकाबू अभिमान और मजहबी मंसूबों के लिए लड़ी जा रही है। IRGC ने इस जंग में एक संकरे समुद्री रास्ते को अपना हथियार बनाया है। ये रास्ता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जिसे बंद करके IRGC ने अमेरिका और इजराइल को ही नहीं बल्कि दुनिया की इकोनॉमी को भी बंधक बना लिया है। IRGC ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पार करने के लिए दुनिया भर के जहाजों के सामने 3 शर्त रखी है। पहली शर्त, इजराइल और अमेरिका का साथ दे रहे देशों के जहाजों को हॉर्मुज में एंट्री नहीं मिलेगी। दूसरी शर्त, जिन देशों के जहाज हॉर्मुज पार करेंगे उन्हें कार्गो, क्रू और रूट की पूरी जानकारी देनी होगी। लेकिन इसकी तीसरी शर्त एक ट्रांजिट टैक्स है, जो बड़े जहाजों के लिए $2 मिलियन तक है। और वो ये टैक्स या तो चीन की करेंसी युआन में ले रहा है, नहीं तो बार्टर डील में, यानी टैक्स के बदले जरूरी सामान के लिए। लेकिन जब ईरान के साथ साथ अपने अस्तित्व के लिए भी जंग लड़ रही IRGC ने दुनिया के लिए आर्थिक मुसीबत खड़ी कर दी, तो वहीं ईरान के लोगों के लिए भी एक मुसीबत ही बनी हुई है। दुनिया भर में तो पश्चिम एशिया की जंग से महंगाई अब जाकर बढ़ रही है, लेकिन ईरान में तो इससे भी भयंकर महंगाई ने काफी पहले ही ईरान के लोगों की जिंदगी मुहाल करके रखी है। जंग से पहले ही ईरान की मुद्रा रियाल की कीमत में भारी गिरावट आई। डॉलर के मुकाबले रियाल गिर करके 14,50,000 के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। मतलब $1 के लिए 14,50,000 रियाल देने पड़ रहे हैं। खाने पीने का सामान बेतहाशा महंगा हो गया है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक ब्रेड की कीमतों में 140%, मांस में 135%, खाने के तेल में 219% और आटे की कीमत में 500% का इजाफा हुआ। इसके बाद भी लोगों पर भारी टैक्स लगा दिया गया, जिससे ईरान में भुखमरी के हालात बन गए। इसके बाद दुकानों के शटर गिरा दिए गए, लोग सड़कों पर उतर गए और करीब 200 से ज्यादा शहरों में प्रदर्शन हुए थे। आरोप है कि इन प्रदर्शनों को दबाने के लिए IRGC ने बासिज फोर्सेस के जरिए लोगों पर गोलियां तक चलवाई। दावे किए जा रहे हैं कि IRGC ने सिर्फ इतना ही नहीं किया, उसने अपने ही लोगों की तबाही से फायदा भी उठाया। ईरान की अर्थव्यवस्था मतलब तेल, गैस और बैंकिंग जैसे सेक्टर पर अब IRGC का अधिकार है।
इसके अलावा ईरान के तेल निर्यात का लगभग आधा हिस्सा अब IRGC के नियंत्रण में है। इसका इस्तेमाल वो मिलिट्री ऑपरेशंस को चलाने के लिए करती है। इसके अलावा IRGC ईरान के 90 बंदरगाहों पर नियंत्रण रखती है। IRGC पर आरोप है कि वो हर साल 2 से 2.5 हजार करोड़ डॉलर के सामान की अवैध तस्करी करता है, क्योंकि ईरान पर तमाम तरह के प्रतिबंध लगे हैं और उसे अपने देश में सामान मंगाने के लिए तस्करी के रास्ते ही अपनाने होते हैं। लेकिन इससे छोटे और घरेलू उद्योग तबाह हो गए। IRGC ने आर्थिक तंगी में फंसी कंपनियों की संपत्तियों को औने पौने दामों पर खरीदा। और इतना ही नहीं, ईरान में पीने के पानी की कमी है, फिर भी IRGC ने इंडस्ट्रियल और न्यूक्लियर प्लांट को ईरान का पानी सोखने दिया। IRGC का पूरा ध्यान जंग पर है, ईरान की आम जनता पर नहीं। जंग के बाद ईरान में महंगाई से हाल बेहाल है। जंग से पहले ईरान में 1 किलो आटे की कीमत 27,000 रियाल की थी, जो जंग के बाद बढ़कर 1,60,000 रियाल हो गई है। जंग से पहले 1 लीटर खाने का तेल 7,90,000 का मिल रहा था, जो जंग के बाद 18,50,000 रियाल में मिलने लगा। वहीं अंडे की एक ट्रे की कीमत, जो जंग से पहले 22 लाख रियाल में थी, उसकी कीमत जंग के बाद 35 लाख रियाल तक पहुंच गई। नौबत ये आ गई कि स्नैक्स जैसी चीजें खरीदना अब लग्जरी बन गया, जबकि हिजबुल्लाह, हूथी और हमास जैसे प्रॉक्सी ग्रुप्स को पालने के लिए और उन्हें हथियारों की सप्लाई करने के लिए अवैध रूट्स अपनाया जाता है। ईरान में तमाम तरह के प्रतिबंध है, फिर भी IRGC ने अपनी ताकत को लगातार मजबूत किया है। ईरान की परंपरागत सेना को कहीं नहीं गिना जाता और आज की तारीख में IRGC ही ईरान की सेना बन गई है और उसने एक ऐसा नेटवर्क बनाया जिसके पावर के सामने सुपर पावर भी फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस IRGC का सुरक्षा कवच है, जिसे कुद्स फोर्स ने डेवलप किया और कमांडर कासिम सुलेमानी ने उन्हें इतना ताकतवर बनाया कि इजराइल अब ग्राउंड ऑपरेशन से घबराने लगा है।